गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस आपके लिए बनाई जा रही है, उनमें आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजयराज त्रिवेदी आपका इन क्लासों में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इन वीडियोज का, इन वर्चुअल क्लासेज का घर बैठे पूर्ण लाभ उठा रहे होंगे। अभी जो नई क्लासेज फर्स्ट ईयर में जो बच्चों ने एडमिशन लिया है, अभी आप लोगों से हमारी मुलाकातें नहीं हो पाई है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जल्दी हमसे मिलेंगे और हम लोग औपचारिक रूप से क्लासों में शामिल हो पाएंगे। आज के वीडियो में मैं इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो कंपलसरी पेपर है, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश के संदर्भ में बात करने वाला हूं और यह टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, न केवल नंबर के दृष्टिकोण से अपितु सीखने के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम वर्ब और वर्ब के जो काइंड्स हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे कि वर्ब के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार से इनको विभाजित किया गया है और इनकी हम आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो का आप पूर्ण लाभ उठाएंगे। और मैंने बीएससी बीएड का ग्रुप बना दिया है। बीए बीएड फर्स्ट ईयर का जो ग्रुप है उसमें अभी व्हाट्सएप नंबर मिलते जा रहे हैं। ग्रुप को बना दिया है, कुछ बच्चे जुड़ गए हैं और कुछ बच्चों को भी मैं जोड़ता जा रहा हूँ। तो जल्दी ही आप लोग पूर्ण रूप से, कम से कम ऑनलाइन रूप से हमसे जुड़े हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास मैंने आपके सामने लिखी है, बीए बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट आपका है जनरल इंग्लिश और आज का टॉपिक है हमारा वर्ब। डेफिनेशन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो व्हाट इज ए वर्ब? व्हाट इज ए वर्ब? जब हम किसी सेंटेंस को देखते हैं और उस सेंटेंस में ए वर्ड विच प्रेजेंट और शो, एक शब्द जो किसको दिखाता हो? एक्शन। जहां पर एक्शन, क्रिया, मूवमेंट की जब बात आ जाती है तो वो जो वर्ड होता है वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो यानी सेंटेंस में जो भी वर्ड एक्शन को शो कर रहा है वो उस सेंटेंस में वर्ब की भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जब बात करते हैं काइंड ऑफ वर्ब की, तो काइंड ऑफ वर्ब में जो इसका फर्स्ट टाइप है, लिखते जाना, टाइप से है कि 3-4 तरह के टाइप से हैं। तो जो फर्स्ट टाइप से उसमें वर्बें दो भागों में विभाजित गई हैं। पहली जो वर्ब होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब को आप लोग मूलतः तो हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब विच यू आइडेंटिफाई एज ए हेल्पिंग वर्ब। और इस टाइप में जो सेकंड प्रकार वर्ब का होता है वो होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जो होती है वो मॉडल का मतलब होता है मनोभाव को प्रदर्शित करने वाली क्रियाएं, यानी मन के भावों को दिखाने वाली क्रियाएं। तो आज सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर वर्ब के अगले प्रकार के बारे में हम देखेंगे। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ से उतारना चालू कर देना, ये उतार लेना। सबसे पहले काइंड ऑफ वर्ब और फर्स्ट टाइप डाल देना। फर्स्ट टाइप में प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। अब हम सबसे पहले प्राइमरी वर्ब की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
तो जो पहला टाइप हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी वर्ब होती है वो फैमिली से काम करती हैं। इनकी जो फैमिली होती है उस हिसाब से चलती है। तो पहली जो फैमिली है वो है आपकी बी फैमिली। बी फैमिली में जो आपकी वर्ब आती है वो आती है इज, एम, आर, वाज और वर। ये जो 5 वर्ब हैं ये बी के अंतर्गत आती हैं और ये बी फैमिली में शामिल की जाती हैं, ठीक है ना। और दूसरी जो आती है आपकी आती है डू फैमिली। डू फैमिली में आपकी 3 वर्ब आती हैं, डू, डज और डिड, ठीक है। और तीसरी जो फैमिली आपकी आती है वो आती है आपकी हैव फैमिली। इस हैव फैमिली में हैज, हैव और हैड। इस प्रकार से प्राइमरी वर्बों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11। ध्यान रहेगा ना आपको। टोटल जो वर्बें मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 24। 24 में से जो प्राइमरी है वो है आपकी 11 और जो मॉडल वर्ब है वो मानी गई है आपकी 13, ठीक है ना। तो 11, 13, 24। तो आपके प्राइमरी वर्ब समझ में आ गई होंगी। और बाकी जो और बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जो इनके साथ में बनकर के बनती हैं वो ए से बनती है। जैसे हैव के साथ बीन लगा दिया तो हैव बीन, हैव के साथ बीन लगा दिया तो हैव बीन, हेड के साथ लगा दिया तो हेड बीन। समझ आ रही नहीं आ रही आपके? बाकी मूलतः तो क्रियाएं केवल 11 ही होती हैं। यानी प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, वो कहलाती है आपकी 11 है वो। और हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी वर्ब के रूप में हम इनको जानते हैं, ठीक है। अब अगली जो 11 वर्गों के अलावा हम 13 वर्गों की जब बात करते हैं तो अगला जो प्रकार है वो है आपका मॉडल वर्ब। मॉडल जो वर्ब होती है मॉडल जो वर्ब होती है आपकी मॉडल वर्ब वो होती है आपकी कितनी होती है? 13। जब 13 वर्गों की हम बात करें तो 13 जो वर्ग होती है वो आपको पता है कौन कौन सी है। मैं इनके नाम लिख देता हूँ यहाँ। कैन, और कैन का पास्ट रूप है आपका कुड, ठीक है ना। शेर, शेर, शुड, विल, वुड, मे, माइट। समझ आ गई आपकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा मस्ट, नीडंट, आउट टू, डेयर टू, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और तो ये जो 13 वर्ग हैं वो आपके समझ में आ गई होंगी। 13 वर्ग हैं। एक और घट रही है वो अपन लिख रहे हैं। तो देखो पहली तो है कैन, दूसरी है कुड, तीसरी शेल, शुड, विल, वुड, मे हो गई, माइट हो गई, मस्ट, नीडन टू, आउट टू, डेयर टू। एक वर्ग और है 13, वो याद आएगी तो मैं लिख दूंगा आपको। तो इस तरह से ये मॉडल वर्ब होती है। ये मॉडल जो वर्ब होती है वो व्यक्ति के मनोभाव को दिखाने का काम करती है। किसका काम करती है? मनोभाव। मनोभाव का मतलब समझ में आ गया? जो मन के भावों को प्रदर्शित करने वाली जो क्रियाएं होती है, जो मानसिक शक्ति को प्रेजेंट करने वाली होती हैं या फिजिकल शक्ति को प्रेजेंट करने वाली है, मन के अंदर से कुछ विश्वास को निकालने वाली होती है। जैसे मैं उसे हरा सकता हूँ या मैं इस काम को कर सकता हूँ। इस तरह की जो भावों को प्रदर्शित करने वाली क्रियाएं होती है, तुम्हें यह काम करना ही चाहिए। तो जो मन के भावों को, मॉडल का मतलब ये होता है ये। और जो तीसरी आपकी है वो ये है यूज टू, ठीक है ना। कैन जो होती है फिजिकल पावर को या जो है आपकी आज्ञा लेने के लिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए, ये भूतकाल में कैन का रूप है। शेल, शुड, ये जो है आपकी धमकी देने के लिए या बिल इच्छा दिखा है आपकी। इन सब का जो प्रयोग करेंगे आपको जो है भविष्य में आपको प्रॉमिस करते हैं उसके लिए। शुड का जो प्रयोग है वो नैतिकता के लिए किया जाता है। गुड का प्रयोग इच्छा को दर्शाने के लिए किया जाता है।
पोलाइटी के लिए या पोलाइट आज्ञा के लिए या संभावना के लिए, माइट का जो प्रयोग है वो संभावना के लिए, संभावना भी कैसी, न्यून संभावना के लिए, मस्ट किसी काम को आपको प्रोहिबिशन करना जरूरी है या नहीं करना जरूरी है उसके लिए, नीडेंट किसी काम को नहीं करना है उसके लिए, आउट टू वही शैल का रूप, शुड का रूप है, नैतिकता के लिए आता है, डियर किसी व्यक्ति के साहस को दिखाने के लिए या साहस नहीं दिखाने के लिए, ठीक है, यूज टू किसी व्यक्ति की बचपन की आदतों को दिखाने के लिए, बाल्यकाल में जो व्यक्ति के द्वारा कोई आदतन कार्य किए जाते हैं उनके लिए। इस तरह से ये 13 क्रियाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो इन 13 वर्गों को हम ऑर्डर वर्ग कहते हैं और इनका यूज जो है सबका अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो ये हम सब टॉपिक, जब वर्ग का टॉपिक खुलेगा तो इन सब चीज़ों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा। तो पहला जो प्रकार था आपका टाइप फर्स्ट, वो समझ में आ गया होगा। पहला जो टाइप था वो वर्ग का, उसमें आपको वर्ग को 2 भागों में बांटा गया था, प्राइमरी वर्ग और मॉडल वर्ग, ठीक है। प्राइमरी वर्ग कितनी मानी गई है? 11। 11 में पहली फैमिली कौन सी मानी गई है? बी फैमिली। बी फैमिली में कितनी क्रियाएं होती है? 11। कौन कौन सी? सॉरी, बी फैमिली में कितनी क्रियाएं होती है? 5। एक एम आर बाद वर्ग, ठीक है। डू फैमिली में कितनी क्रियाएं मानी गई है? 3, डू, डज और डिड, ठीक है। ऐसे ही हैव फैमिली में 3 क्रियाएं मानी गई है, हैज, हैव और हैड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी ये 7 फैमिली हैं, 3 फैमिली है जिनमें 11 क्रियाएं होती हैं। ऐसे ही मॉडल वर्ग है, ये मॉडल वर्ग का सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है, अपना अपना यूज होता है, अपना अपना प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो ये 11 13 24 हो गए। अब हम वर्ग के सेकंड टाइप में चलते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप होता है वो सेकंड टाइप ऐसे डाल देना, ठीक है। सेकंड टाइप में जब हम चलते हैं वर्ब, इसमें वर्ब जो है वो 2 प्रकार की मानी गई है। पहली मानी गई है ट्रांजिटिव और दूसरी मानी गई है इंट्रांजिटिव। हिंदी में वो जो है इसको तो सहकर्मक और इसको अकर्मक, ये हिंदी की क्रियाएं होती है। तो ये 2 प्रकार माने गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसी क्रियाएं, ऐसी वर्ब जिनको अपना उद्देश्य प्रेजेंट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की, वो तो सब कहलाती है ट्रांजिटिव, ठीक है ना। और जिस क्रिया को अपना उद्देश्य पूर्ण करने की जरूरत नहीं है, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए किसकी जरूरत नहीं है? कर्म की जरूरत नहीं है। तो कर्म की जरूरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो क्रियाएं हैं वो इंट्रांजिटिव कहलाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो एक एग्जांपल बता दूं, जैसे पहले तो ट्रांजिटिव का देखें हम, यानी ट्रांजिटिव जो क्रिया है वो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएगी। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, देखो ये लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है किसको? क्रिया को। इस राइटिंग को किसकी आवश्यकता है? ठीक है, इसको जो है राइटिंग जो वर्ब है इसको किसकी आवश्यकता है? एक लेटर की आवश्यकता है। क्योंकि लेटर का मतलब है लिखने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वर्ब जो है बिना ऑब्जेक्ट के, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, अपने आप में कंप्लीट वाक्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लिख तो रहा हूँ पर क्या लिख रहा हूँ ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को ऑब्जेक्ट के साथ लिखूं कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो वहां ऐसी स्थिति में आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो है ये जो क्रिया है बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ नहीं दे सकती। तो जो भी क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ नहीं दे सकती, ऐसी स्थिति में उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और ऐसी दूसरी जब बात करें हम इंट्रांजिटिव की बात करें, तो इंट्रांजिटिव बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जिनको जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो इसमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है हाँ मैं जा रहा हूं, इसका मतलब वो यहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है इसकी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो वो लिखना भी चाहें आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अभी हम देखेंगे स्कूल जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज प्लेस। तो यानी गोइंग को जब हम देखते हैं तो ये कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इंट्रांजिटिव क्यों हो गई? क्योंकि इस वर्ब को अपना अर्थ देने के लिए, इस क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है।
तो ऐसी क्रियाएं जिनको अपना उद्देश्यार्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है वो सब कहलाती है ट्रांजिटिव, ठीक है ना, यानी विद ऑब्जेक्टिव। और जो क्रियाएं विदाउट ए ऑब्जेक्टिव अपना यूज कर लेती हैं ऐसी क्रियाओं को हम इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो टाइप सेकंड था वो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर। चले अब इसका जो थर्ड टाइप है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो टाइप थर्ड है आपका, इसमें जो वर्ब है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है फिनिट और दूसरी होती है नॉन फिनिट। फिनिट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है, और इसका होता है अनिश्चित, ठीक है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूं। वर्ब्स विच आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन टेंस और नाउन और टेंस कॉल्ड फिनिट वर्ब, ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। और वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन और टेंस कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब। ऐसी क्रियाएं जो कर्ता के या काल के अनुसार यूज की जाती हैं, यानी जिनसे ये पता चल जाए कि ये वर्ब जो है वो किसी व्यक्ति की मतलब नाउन ऑफ पर्सन के जो है, मतलब कहने का मतलब है जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उसके हिसाब से बदलती रहती हैं, वो सब कहलाती हैं फिनिट, ये निश्चित होती हैं। और जो क्रियाओं पर किसी कर्ता का, नाउन का या टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी क्रियाओं को हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो नॉन फिनिट जो वर्ब होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। नॉन फिनिट वर्बों के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फिनिट वर्ब की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, जैसे हमने देखने की कोशिश करें, I am writing a letter। अब यहाँ आई के साथ एम का ही आना है, एम प्लस राइटिंग आना है। अगर ये आई की जगह ही हो जाता तो ये चेंज होकर के हो जाता इज राइटिंग, सही है ना। और अगर ये पास्ट होता तो आई के साथ में क्या हो जाता भैया, इज के जगह बाद हो जाता। तो यानी ये क्रियाएं जो एम राइटिंग है या इज राइटिंग है या बाद राइटिंग है, या तो ये कर्ता से नाउन से बनी हुई है या फिर ये टेंस से बनी हुई है। ये देखो ये प्रेजेंट को दिखा रही है, ये पास्ट को दिखा रही है। यहाँ कहने का मतलब है जो क्रियाएं या तो नाउन के नंबर से, या जैसे अपन ने कह दिया ही राइट्स ए लेटर, यानी यहाँ ही के साथ में, नाउन के साथ में राइट्स आ रहा है, लेकिन अगर इसी को कह देते तो यहाँ ये क्रिया बदल करके क्या हो जाती, आई राइट ए लेटर। इसका रूप बदल गया कि नहीं बदल गया। तो यहाँ समझने की कोशिश करिए, या कार बदल देते तो क्या हो जाता, आई रोट ए लेटर। तो यहाँ एग्जाम्पल समझने के लिए ऐसी क्रियाएं जो किसी कर्ता के नंबर से, यानी पर्सन ऑफ नंबर से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन या प्लूरल या सिंगुलर, इनसे बनी हुई है और जो काल से बनी हुई है, ऐसी क्रियाओं को हम फिनिट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। ये क्रियाएं जो हमेशा है वो टेंस के हिसाब से या टेंस के अनुसार या नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार यूज की जाती हैं, ठीक है। ऐसी क्रियाओं को हम फिनिट वर्ब कहते हैं। ये निश्चित होती हैं और इनका कोई ऐसा नहीं है कि सब ये होती है, ये जो क्रिया है, जैसे कह दिया देखो आई एम
आई प्ले क्रिकेट। ये दो उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। और आई एम गोइंग टू प्ले। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। देखो सबसे पहली बात आ रही है कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी। ये प्ले को देखिए, इसको देखिए, प्ले को, दोनों वाक्यों में प्ले को देखिए। तो पहले वाक्य में जो प्ले है वो किसके हिसाब से आया है? नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार आया है। अगर ये आई की जगह ही हो जाता तो प्लेड हो जाता, ठीक है ना, यह भूतकाल होता तो ये प्लेड हो जाता। यानी यह चेंज भी हो सकता था। किसके हिसाब से? या तो टेंस बदलने पर चेंज हो जाता। किसके बदलने पर? टेंस के हिसाब से। या टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता तो नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाता। जैसे मैंने अभी बताया था कि आई की जगह ही होता तो ये प्लेड हो जाता। या ये पास्ट अगर हम इसे कर देते तो ये प्ले की जगह प्लेड हो जाता। लेकिन इस वाले प्ले को देखें, इस वाले प्ले पर इस आई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई की जगह ही कर दें तब भी ये प्ले रहना है। देखो आप, ही इज गोइंग टू प्ले। बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? अगर इसको हम पास्ट कर दें, आई वाज गोइंग टू प्ले, तब भी ये था। यानी इस प्ले पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप दे दोगे साहब कि ये प्ले तो फिनिट हो गया और ये वाली प्ले होगी नॉन फिनिट, लेकिन है तो प्ले। तो क्या कोई इंडिविजुअल पहचान है? इंडिविजुअल पहचान नहीं है। सेंटेंस में यूज करने के आधार पर ही हम फिनिट और नॉन फिनिट को पहचान सकते हैं। यानी बाकी में किसी वर्ब की सिचुएशन किस जगह पर है, किसी वर्ब की स्थिति कहां पर है, उस आधार पर ही हम फिनिट और नॉन फिनिट को पहचान सकते हैं। ठीक है। जो क्रिया कर्ता या मतलब नाउन, सब्जेक्ट या नंबर या टेंस से बनी होती है वो फिनिट होती हैं, और जो उससे बनी नहीं होती है वो नॉन फिनिट होती है। यहाँ जो प्ले है वो आई के या टेंस के हिसाब से नहीं बदला हुआ है, नहीं बंधा हुआ है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको हम नॉन फिनिट कहते हैं। ये टेंस के हिसाब से निश्चित है, जबकि ये टेंस के हिसाब से या कर्ता के हिसाब से निश्चित नहीं है, ये अपने हिसाब से ही निश्चित है। ठीक है, तो ऐसी क्रियाओं को हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। फिनिट वर्ब कौन सी होती है? जो कर्ता या कर्ता के नंबर या काल समय के हिसाब से बनी हुई हो, उसके हिसाब से यूज की जाती हो, उनको हम फिनिट वर्ब कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जो कर्ता या उसके नंबर, पर्सन या सिंगुलर या प्लूरल या काल से बनी हुई नहीं है, ऐसी क्रियाओं को हम नॉन फिनिट कहते हैं। अब हम नॉन फिनिट वर्ब की बात करेंगे आज। ठीक है, तो नॉन फिनिट वर्ब की बात करते हैं तो जो नॉन फिनिट वर्ब हैं वो 3 भागों में डिवाइडेड हैं। कितने भागों में डिवाइडेड है? 3 भागों में। इन पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो नॉन फिनिट वर्ब है, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली तो कहलाती है इन्फिनेटिव। जिस वाक्य में भी आप 2 + बी फर्स्ट देखते हैं, जहां पर भी आपको दिखाई दे, वो इन्फिनेटिव कहलाती है। जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू प्ले, तो ये जो टू प्ले है ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, इन्फिनेटिव का मतलब हो गया जब भी कभी 2 क्रियाएं एक साथ यूज होंगी तो जो सेकंड वाली क्रिया होगी वो इन्फिनेटिव होगी। यानी गोइंग और प्ले, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया है? टू का। ठीक है ना। तो ऐसी क्रियाएं जो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो इन्फिनेटिव कहलाती है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव जो होती है वो नॉन फिनिट वर्ब का पहला प्रकार है। यानी नॉन फिनिट वर्ब 3 प्रकार की होती है। पहली होती है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव की पहचान क्या है? जहां पर भी आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे तो समझ जाना चाहिए कि ये इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव किसके अंदर आता है? नॉन फिनिट के अंदर आता है। ठीक है, दूसरी जो होती है वो कहलाती है जिरंड। तो जिरंड जो होती है उसमें बी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो या तो सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो या वो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो, तब भी उसको हम नॉन फिनिट वर्ब के उसको हम जिरंड कहते हैं। और जिरंड जो होती है वो नॉन फिनिट के अंदर ही आती है। तो दोबारा समझने की कोशिश करना,
पहली बात तो पहचान बहुत आसान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसका जो प्रयोग वो कैसे होना चाहिए, या तो वो सब्जेक्ट की जगह पर और या हो किसकी जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर हो। इसके भी दो एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, देखो समझ में आ जाएगा। जैसे कह दिया स्विमिंग इज एन आर्ट, तो यहाँ स्विमिंग वर्ब से पहले आ रहा, देखो इससे पहले, इससे पहले आ रहा, तो ये क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया वाक्य का, ठीक है ना। तैरना एक कला है, स्विमिंग इज एन आर्ट, तो यहाँ स्विमिंग जो है वो वर्ब की जगह, वर्ब तो है लेकिन वर्ब के रूप में नहीं आ रहा है, वो तैरना एक नाउन के रूप में आ रहा है, और जहां नाउन के रूप में आईएनजी आ रहा है वो कहलाता है जिरंड, ठीक है ना। और दूसरा लिखा जैसे आई लाइक स्विमिंग, ये क्या हो गया, कर्ता सब्जेक्ट, ये क्या हो गई क्रिया लाइक, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे कौन बैठा हुआ है, वर्ब, कौन सी वर्ब, आईएनजी वाली, तो ये भी क्या कहला गया, जिरंड। तो यानी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर्ता की जगह पर या कर्म की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज कहलाती है, तो उसे हम जिरंड कहते हैं, ठीक है। तो नॉन फिट वर्ब के दूसरा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। और तीसरा जो कहलाता है वो आपका कहलाता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, यहां पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का नाम सुना होगा आपने, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ठीक है ना। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। तो विशेषण जो है वो नाउन की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर विशेषण तो हो पर वो विशेषण कैसा हो, वो आईएनजी की फॉर्म वाला हो, यानी ऐसी क्रिया जिसकी क्रिया का वैल्यू जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो है लेकिन वो किसकी तरह यूज हो, एडजेक्टिव की, सॉरी विशेषण की तरह यूज हो। और विशेषण के बाद हमेशा देख लेना, याद पहचान कर लेना, विशेषण के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ नाउन नहीं है, यहाँ वर्ब आ रही है, स्विमिंग के बाद कौन आ रहा है, वर्ब आ रहा है, लेकिन अगले वाले में भी सेंटेंस ऐसा कि ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ आईएनजी के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा सेंटेंस में, ठीक है। तो इसके भी मैं दो एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर के साफ कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जब हम पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं तो पार्टिसिपल के दो एग्जांपल समझाऊं, जैसे द वर्निंग, VRNING, द वर्निंग ट्रेन इज पासिंग थ्रू ए टनल। अब देखो ये ट्रेन है, ये नाउन है, और नाउन के पहले कौन आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, बर्निंग, जलती हुई ट्रेन, गाड़ी, तो और ये वर्ब रही है, तो वर्ब से पहले नाउन आ गया और नाउन से पहले कौन आ गया, बर्निंग। और ये जो बर्निंग शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, ट्रेन की, यानी ट्रेन पास हो रही है किसमें से, सुरंग में से, पर ट्रेन पास तो हो रही है पर कैसी ट्रेन है, जलती हुई ट्रेन। ट्रेन की विशेषता क्या है, जिसमें आग लगी हुई है। इसका मतलब हो गया यहाँ जो बर्निंग शब्द है, ये जो आईएनजी वाला जो वर्ब मेन वर्ब है जलना, इसमें आईएनजी लगा बर्निंग, ये यहाँ पर ट्रेन की विशेषता बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बर्निंग है ये पार्टिसिपल है, ठीक है ना। और पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। दूसरा देख लो, आई हैव ब्रोकन चेयर। एक बात और रखना, ये पार्टिसिपल जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वी थर्ड फॉर्म, ये दोनों जो है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होती हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी होती है, जैसे कह दिया आई हैव ब्रोकन चेयर, आई यानी मैं, हैव यानी रखता हूं, ब्रोकन यानी टूटी हुई, चेयर यानी कुर्सियां। कुर्सियां तो हैं पर कैसी हैं, टूटी हुई। तो ये जो ब्रोकन शब्द है यहाँ पार्टिसिपल की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वो चेयर की
विशेषता बता रहा है। तो पार्टिसिपल में हमेशा ये समझने की कोशिश कीजिए, जो है जैसे कह दिया आई लाइक डांसिंग, ठीक है, डॉल। अब यह देखिए, आप समझने की कोशिश करना कि लाइक के बाद डांसिंग तो आ गया, पर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये विशेषता बता रहा है डांसिंग डॉल। डॉल तो पसंद करता हूं मैं, पर कैसी करता हूं, नाचने वाली गुड़िया। अब जो डॉल है वो कैसी होनी चाहिए, तो डॉल की विशेषता क्या हो गई, डांसिंग। तो यहाँ जो डांसिंग वर्ड है वो यहाँ पार्टिसिपल की भूमिका में आ रहा है, वह किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। तो आज के वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से मेरे दिमाग में, मैं इसको नोट करने की तो कह रहा हूँ साथ में, लेकिन ये दिमाग में रखें आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज प्रेम वर्ब के प्रकार पढ़े। पहला पढ़ा प्राइमरी। प्राइमरी वर्ब में कौन कौन सी थी, दोहरान कर लें आप। प्राइमरी वर्ब कितनी थी, 11। इज एम आर बार, डू डज डिड और हैड हैव और हैड 11। फिर उसके बाद में हमने मॉडल वर्ब पढ़ी थी। मॉडल वर्ब कितनी पढ़ी थी हमने, 13। ये पहला प्रकार था, ठीक है ना। फिर वर्ब का हमने दूसरा प्रकार पढ़ा, ठीक है। उसमें पहला पढ़ा हमने ट्रांजिटिव, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है और ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्टिव के आती है, इनको हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहते हैं। और तीसरा जो हमने प्रकार पढ़ा था वर्ब का, वो पढ़ा था हमने फिनिट और नॉन फिनिट, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आज हम लोगों ने जो है वर्ब के 3 प्रकारों के बारे में चर्चा की, और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हर जगह पर हम वर्ब की पहचान कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी प्राइमरी वर्ब है या कौन सी मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और ये भी बता सकते हैं कि कौन सी फिनिट है और कौन सी नॉन फिनिट है। अगर इनकी डेफिनेशन और इनकी आइडेंटिफिकेशन आप अच्छी तरह पहचान गए तो निश्चित मानिए कि आप अपने जीवन में कभी इनकी पहचान करने में धोखा नहीं खाएंगे। कोई समस्या हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप एक बार दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जल्दी ही हम मिलते हैं।